नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। काले धन पर संसद के मौजूदा सत्र में लाया जा सकता है बिल। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट का फैसला। 10 साल की कैद, 300% जुर्माना। भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार की बड़ी मुश्किलें। राजनीतिक दलों के विरोध मार्च के बाद आज किसान संगठनों का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव को मिल सकती है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। प्रशांत भूषण पर पार्टी ने साधी चुप्पी। देर रात हुई बैठक में दूसरे राज्यों में विस्तार पर चर्चा। स्वाइन फ्लू के वायरस में म्यूटेशन से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का इनकार। राज्यसभा में जेपी नड्डा का बयान। अब तक 1700 से ज्यादा मौत। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब करो या मरो की बारी। पहले क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच भिड़ंत। काले धन पर अंकुश लगाने के इरादे से सरकार ने मंगलवार को नया कानून बनाने के लिए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पीटीआई के हवाले से खबर है कि अज्ञात विदेशी आय और संपत्तियां नया कर आरोपण विधेयक 2015 में इस तरह का अपराध करने वालों को 10 साल की सख्त कैद समेत कई दूसरे कड़े प्रावधान किए गए हैं। विधेयक के तहत इस तरह के अपराध में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसमें छुपाई गई आमदनी और संपत्तियों पर करों का 300% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि यह धन विधेयक है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक को लोकसभा के मौजूदा सत्र में ही पेश किए जाने की उम्मीद है। इस विधेयक के बारे में आम बजट में घोषणा की गई थी। साथ ही कैबिनेट ने 3 वित्त वर्ष तक राज्यों को 33,000 करोड़ रुपए सीएसटी मुआवजे को मंजूरी दी है। वहीं भूमि अधिग्रहण कानून में बदलावों से नाराज एकजुट विपक्ष ने संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 14 दलों के नेताओं ने शाम के वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। 2013 में पारित हुए भूमि अधिग्रहण कानून में बदलावों से नाराज विपक्षी दलों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में वाम दल, टीएमसी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी सहित 14 दलों के नेताओं ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च किया। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके ज्ञापन भी सौंपा। We have come to the president to request him to intervene to protect the interests of our farmers and to impress upon the Modi government not to go ahead with the amendments in the Rajya Sabha. हम सब लोग 69% लोग जो हैं वो आज सब तरह से बिखरे हुए थे, एक होकर के आए हुए हैं। ये लड़ाई आज तो एक तरह से ये लड़ाई का आगाज है। अब ये लड़ाई हम लोग गांव, देहात, बाजार, नौजवानों में सब जगह फैलाएंगे। The Parliament legislates this amended version of the land acquisition bill. He should not put his signature on it and convert that into law. This is against both the spirit of the Parliament as passed in the last law. He should not sign an ordinance when it is brought text. He had earlier also expressed his reservation about signing an ordinance. This time he should. We hope that he will walk the talk. इससे पहले विपक्ष के विरोध के चलते ही सरकार ने अपनी ओर से 9 संशोधनों के साथ इस बिल को लोकसभा से पारित कराया था। लेकिन संख्या बल में कमी की वजह से राज्यसभा में स्थिति सरकार के अनुकूल नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जमीन अधिग्रहण में किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन की अनिवार्यता को फिर से शामिल किया जाए। राज्यसभा में इसी सत्र में इस विधेयक के पेश होने की उम्मीद है। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर केंद्र सरकार ने भूमि बिल पर विपक्षी दलों के रुख को विकास के रास्ते में बाधा करार दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि संशोधनों के साथ लाए गए इस विधेयक से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। कानून में ही लिखा है कि जो राज्य इसको लागू करना चाहते हैं वो लागू करें, जो नहीं लागू करना चाहते हैं वो ना करें। तो जो लागू करना चाहते हैं, जो राज्य आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको रोकने का इनको कोई अधिकार नहीं है। और आज संसद के सामने भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन होने वाला है। इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए देश भर से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं।
इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बिल का विरोध करते हुए साफ किया है कि राज्य में किसानों की अनुमति के बिना कोई जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। और अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वाइन फ्लू वायरस के म्यूटेशन से इनकार किया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्वाइन फ्लू के वायरस पर नजर बनाए हुए है। हाल ही में अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्ययन में कहा गया था कि H1N1 विषाणु म्यूटेट करके और खतरनाक रुख अख्तियार कर चुका है, जिससे इलाज के लिए दी जाने वाली दवाइयां बेअसर हो रही हैं। भारत ने स्वाइन फ्लू के म्यूटेशन से जुड़े मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के नतीजों को विवादित करार दिया है। अमेरिका ने हाल ही में इस अध्ययन से यह दावा किया था कि विषाणु में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं, जो 2009 में फैले वायरस से ज्यादा घातक और संक्रामक हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि वायरस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। Sir, we are keeping a constant vigil on it. NIV Pune is taking care of it. But at the same time, I would like to tell everybody, and through this house to the nation also, that the virus has not mutated by this at this point of time. Thank you. एक दूसरे पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि आम जनता को वायरस से बचने के लिए फिलहाल किसी टीके की जरूरत नहीं है। This vaccination is not a complete protection part of it. You have to also use the N95 masks and personal protection equipment. So, vaccination strategy has not been advised by the experts. देश में सोमवार तक स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 1731 तक पहुंच गया, जबकि इससे पीड़ित लोगों की तादाद 30,000 को पार कर गई है, जो 2009 के आंकड़ों से ज्यादा है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने मानव तस्करी रोकने और घर से भागे बच्चों की मदद के लिए रेल नेटवर्क के उपयोग के जरिए एक योजना की शुरुआत की है। राज्यसभा में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि रेल मंत्रालय के तालमेल से ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए अलग अलग स्टेशनों पर 20 सेंटर खोले गए हैं। We are putting posters made in neon signs in every single box in bogie in the railways. These posters have got a phone number, 3 phone numbers, and they ask passengers that if they see an unaccompanied child, they are to immediately call these numbers, 20 to about 500. This will happen during the term of this government. महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सदन के सामने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि बच्चों की तस्करी रोकने के लिए उनका मंत्रालय रेलवे के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना से बच्चों के लिंगानुपात में सुधार लाने की कोशिशें की जा रही हैं। Over the last few months, my ministry has worked closely with the Ministries of Human Resource Development and Health and Family Welfare to design and prepare for implementation of the Beti Bachao initiative. We have also done a lot of films. We have sent vans to every village. We have made every village take out a list of how many men and how many women, how many girls and how many boys are in each village so that they can see for themselves. इस दौरान कई सांसदों ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जताई और सरकार को कई सुझाव भी दिए। Have you established any center by this date? And what is the amount you have fixed for this for these centers? And whether you are also providing keeping a provision for giving legal aid to these one, because you did not mention in the while giving that these will be the works which will be done. What about the legal aid to be provided not only to the poor women but to all of them who are working women especially and who are vulnerable women and children? High malnutrition is a matter of national shame. My question to the Honorable Minister, why is the UNICEF survey not being allowed to be published? Both the national survey and the state-wide survey. मेनका गांधी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग पर जोर दिया और राज्यों से उन पर विशेष ध्यान देने की अपील की। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी देश भर में अपने संगठन का विस्तार करेगी और साथ ही दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। कल रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में इन मुद्दों पर रजामंदी बनी। पार्टी ने संकेत दिए कि योगेंद्र यादव को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि प्रशांत भूषण के मामले में सभी ने चुप्पी साधे रखी। आम आदमी पार्टी में सुलह सफाई की कोशिशें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली लौटने के बाद राजनीतिक मामलों की पहली बैठक में पार्टी में जारी कलह पर चर्चा हुई।
हालांकि बैठक के बाद संजय सिंह ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और स्वयं सेवकों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने के बहाने संगठन विस्तार का खाका सामने रखा। पूरे देश में मजबूती से पार्टी के संगठन का विस्तार किया जाएगा और जहां हमारे संगठन मजबूत होंगे, जहां हमारी पार्टी की संगठनात्मक क्षमता होगी, जहां हमारे पास चुनाव लड़ने के न्यूनतम संसाधन होंगे, वहां पार्टी विचार करेगी उन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए। योगेंद्र यादव और केजरीवाल में इसी बात को लेकर मतभेद था। योगेंद्र चाहते थे कि संगठन दूसरे राज्यों में भी काम करे और केजरीवाल दिल्ली में ही ध्यान देना चाहते थे। इससे पहले दोपहर को दिल्ली की एक अदालत में पेशी के दौरान योगेंद्र यादव और केजरीवाल की मुलाकात हुई। देर शाम तक संकेत मिलने लगे कि यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन पार्टी के नेता प्रशांत भूषण का नाम लेने से बचते रहे। योगेंद्र भाई के साथ हम सारे लोगों की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी और उस दिशा में आज हम लोगों की फिर बातचीत हुई है, फिर उस दिशा में कुछ आगे बढ़े हैं बातचीत को लेके। जब कोई अंतिम निष्कर्ष निकल जाएगा, किसी अंतिम समाधान पे हम पहुंच जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक आज मुख्यमंत्री केजरीवाल और योगेंद्र यादव की औपचारिक मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद ही 28 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल एनएन वोरा के अभिभाषण के साथ होगी। 19 और 20 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि 22 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। आम बजट पर सदन में 23 और 24 मार्च को चर्चा होगी। बजट सत्र 23 दिनों का होगा। राज्य में पीडीपी बीजेपी सरकार का यह पहला बजट सत्र होगा। जम्मू कश्मीर में 1 फरवरी को मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी कोटे के तहत मिले आरक्षण की व्यवस्था रद्द कर दी है। अदालत ने कहा है कि आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न कि आर्थिक या शैक्षणिक। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण के लिए दशकों पुराने आंकड़ों को भरोसेमंद नहीं माना है। सरकार समेत अलग अलग दलों ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाट जैसी संगठित जाति को ओबीसी में शामिल करना गलत है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन का निर्धारण सिर्फ जाति के आधार पर नहीं हो सकता। फैसले में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें जाटों को आरक्षण नहीं देने की सिफारिश थी। किसी भी जाति से कंपैरिजन करके कोई जाति बैकवर्ड नहीं हो सकती। मात्र जाति बेस पे कोई बैकवर्ड नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी ए ग्रुप भी बैकवर्ड हो सकता है कोई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल मोबिलाइज करने वाले किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को ऑन बेसिस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आप ओबीसी नहीं डिक्लेयर कर सकते। एंड सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कही कि बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा जो एक वो है ग्राउंड, वो है सोशल बैकवर्डनेस। अदालत ने कहा कि वास्तव में पिछड़े तबकों को ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए ट्रांसजेंडर जैसे नए समूह का उदाहरण भी दिया। राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील फैसले के बाद अब केंद्रीय मंत्री समेत विभिन्न दल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कह रहे हैं। आरक्षण जहां तक बात है, जाट डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पे भी। जब यादव और गुर्जर को मिल सकता है और जाट, उनमें कोई फर्क नहीं है। इसमें अध्ययन करके जजमेंट का आगे क्या रास्ता लें जिससे कि जाट समुदाय के लोगों को फायदा ले, इस मामले में हम काम करेंगे। हम आदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, वो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन बड़े आंदोलन के बाद जाटों को ये अधिकार मिला था और सब किसान जातियों को भी ये अधिकार मिला हुआ है, वो भी जाति के आधार पे ही मिला है। तो हम एक रिव्यू पेटिशन करेंगे। पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 9 राज्यों दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जाटों को आरक्षण देने का फैसला किया गया था। इस फैसले के तहत नौकरी और उच्च शिक्षा में जाट समुदाय को 27% ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिला था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। 1 अप्रैल से प्लेटफॉर्म टिकट महंगा हो जाएगा। सरकार ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने का फैसला लिया है। वहीं रैली और मेले के दौरान प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से भी ज्यादा की जा सकती है। और फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
खबरें हो या तकनीकी उलझन, इस खोज भरे सफर में आपको बताएंगे तकनीकी सहयोग से निकल रहे समाधान। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है ऐसा सुपर एलॉय जो एविएशन इंडस्ट्री को और ऊंचाई तक ले जा सकता है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए ज्ञान विज्ञान हर शनिवार सुबह 11 बजे और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। CNN IBN ग्रुप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अलग अलग कैटेगरी के अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया। इनमें राजनीति कैटेगरी में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल हैं। दिल्ली में हुए CNN IBN के 9वें सालाना अवार्ड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेमजी और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सभी विजेताओं को मुबारकबाद दी। Excellence is its own reward. Achieving it is the fulfillment of an individual's or a group's innermost moral urge. By the same token, recognition is the society's appreciation of it. Together, they fulfill a social necessity and impart motivation. वित्त मंत्री अरुण जेटली को राजनीति की कैटेगरी में सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2014 उनकी पार्टी के लिए चुनौतियों से भरा साल था। Difficult year, very challenging year, and somewhat successful for me and my party. But I think greater challenges lie ahead of us. चेतन भगत को एंटरटेनर ऑफ द ईयर, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नादेल को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर और इसरो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। IMF की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिका में होने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी से आगाह किया है। हालांकि उन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 2 दिनों की बैठक आज खत्म हो जाएगी। जानकार इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि IMF प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी से सतर्क रहने को कहा है। As economic conditions improve in at least some advanced economies, portfolio rebalancing out of the emerging market economies can be expected, and some volatility cannot be ruled out. So, emerging markets need to prepare for that volatility risk and this uncertainty. क्रिस्टीन लगार्ड ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों को सही ठहराया, लेकिन उन्होंने इन सुधारों को जोर शोर से लागू करने की वकालत भी की। And the reforms that have been initiated here in India are going in the right direction, are very timely, but will also need to be pursued with utmost speed. भारतीय अर्थव्यवस्था एक अहम दौर से गुजर रही है। क्रिस्टल के मुताबिक अगर महंगाई काबू में रहती है तो उपभोक्ता खर्चों के जरिए अर्थव्यवस्था में 1.3 ट्रिलियन रुपए आ सकते हैं। IMF का कहना है कि ऐसे माहौल का फायदा उठाने के लिए सरकार को विदेशी निवेशकों के विश्वास पर खरा उतरने की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और ईरान परमाणु मुद्दे पर राजनीतिक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे परमाणु समझौते का आधार तैयार हो सकता है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि ईरान उसकी आशंकाओं को दूर करे। भले ही अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परमाणु वार्ता सकारात्मक दौर में है, लेकिन इस पर अंतिम समझौते को लेकर अभी संशय बना हुआ है। अमेरिकी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट के मुताबिक अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि मार्च के आखिर तक परमाणु समझौते की रूपरेखा तैयार हो पाएगी या नहीं। In the mind of the president, the odds have not moved. That we are in a situation where
we are at best, it's a 50-50 proposition that a deal will be completed before the end of March. There are a couple of reasons for that. अमेरिका का कहना है कि अभी भी ईरान को कड़े फैसले करने हैं और अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में आशंकाएं दूर करने की जरूरत है। इधर ब्रसेल्स में फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को हल किया जाना अभी बाकी है। वहीं ईरान का कहना है कि सभी पक्षों को इस हफ्ते बातचीत जारी रखनी चाहिए ताकि समझौता हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इजराइल में कल हुए चुनाव में भारी मतदान हुआ है। कुल 58 लाख वोटरों में से तकरीबन 65% वोटरों ने मतदान किया। इसके बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों में सत्ताधारी लिकुड पार्टी और जियोनिस्ट पार्टी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। अभी वोटों की गिनती का काम चल रहा है और अब से कुछ ही देर में नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इजराइल में कल देर रात घोषित हुए एग्जिट पोल के परिणाम किसी भी एक पार्टी के लिए खुशखबरी लेकर नहीं आए हैं। माना जा रहा है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। एग्जिट पोल्स की माने तो इजराइल में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनना तय है। Send my congratulations from here to the Prime Minister Benjamin Netanyahu that gave a big fight against all the world that want to throw him up from his job. मिले जुले परिणामों की आशंका को देखते हुए विपक्षी नेता इज़ैक हर्जोग ने सभी विकल्प खुले होने की बात कही है। उन्होंने खुद के नेतृत्व में इजराइल को एक बेहतर सरकार देने का वादा किया। התוצאה הזאת מאפשרת לנו לחזור לשלטון, והיות שאנחנו נחכה לתוצאות האמת, מכיוון שהכל כרגע במדגמים, הכל פתוח. गाजा पट्टी के निवासी भी इन चुनाव को टकटकी लगाए देख रहे हैं। हालांकि फिलिस्तीनियों का मानना है कि इजराइल में बनने वाली कोई भी सरकार जमीन विवाद को हल नहीं कर पाएगी। في الحقيقة فيش فارق مين بيفوز في الانتخابات الإسرائيلية، فيش بالنسبة لنا كفلسطينيين معظم الأحزاب اليمينية أو الأحزاب الصهيونية تطرح نفس الطرح فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية। एग्जिट पोल आने के बाद अब दुनिया भर की निगाहें आ जाने वाले अंतिम नतीजों पर टिकी हैं। हालांकि माना जा रहा है कि अंतिम नतीजे एग्जिट पोल से ज्यादा अलग नहीं होंगे। ऐसे में इजराइल की जनता को एक बार फिर अस्थिर सरकार से ही काम चलाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूक्रेन में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। मिन्स्क समझौते को ताक पर रखकर हो रही झड़पों में कल 3 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेन की संसद ने अपने पूर्वी क्षेत्र के दर्द को समझते हुए पहली बार उनकी मदद के लिए बड़ा फंड जारी किया है। नाटो सैनिकों का ब्लैक सी युद्ध अभ्यास सोमवार को भी हुआ और इन सब के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहकर सनसनी फैलाई कि पिछले साल क्रीमिया के समय उन्होंने यूक्रेन परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र रहे क्रीमिया में जश्न मनाया जा रहा है। एक साल पहले आज ही के दिन क्रीमिया ने वोटिंग कर खुद को रूस का हिस्सा घोषित किया था। पिछले एक साल से पूर्वी यूक्रेन में बरकरार तनाव के बीच यहाँ लोग अपने निर्णय पर खुश हैं। Самое солнечное. Наконец-таки мы прожили год в той стране, в которой мы родились, в которой мы мечтали жить. Там, где мы должны, в принципе, место нам там быть. इस बीच पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क में सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच झड़पें जारी हैं। मंगलवार को हुए एक हमले में 3 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। Бойовики не дотримуються режиму припинення вогню. Провокації проти сил антитерористичної операції з використанням стрілецької зброї, мінометів та гранатометів тривають. पूर्वी यूक्रेन में बढ़ रहे रूस के समर्थन को देखते हुए पहली बार यूक्रेन की संसद ने इस क्षेत्र के लिए मदद जारी की है। यूक्रेन की कोशिश है कि स्थानीय लोगों में रूस का समर्थन कम हो और वे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग न लें। Відновити дію українських законів на тій третині українського Донбасу, які тимчасово контролюють бойовики та російська регулярна армія. Саме тому сьогодні ми приймаємо закон, яким визначаємо можливість दूसरी ओर रूस पर दबाव बनाते हुए नाटो सेना ने एक बार फिर ब्लैक सी में बड़ा युद्धाभ्यास किया। नाटो सेना ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन से रूस को हटना ही होगा। नाटो सेना का ये बयान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के परमाणु हमले संबंधी बयान के बाद आया। रविवार को रूस में दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन को ये कहते दिखाया गया कि पिछले साल क्रीमिया में कब्जे के दौरान उन्होंने यूक्रेन पर परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर ली थी।
पुतिन ने दावा किया कि क्रीमिया रूस का ऐतिहासिक क्षेत्र है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वो अब यूक्रेन का है, लेकिन वहाँ रूसी लोग रहते हैं, वे खतरे में हैं और हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब करो या मरो की बारी है। आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं। आज पहला क्वार्टर फाइनल दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच सिडनी में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और श्रीलंका के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही है। महज 5वें ओवर में ही श्रीलंका की टीम ने 2 विकेट गंवा दिए हैं और अभी तक 6 रन ही श्रीलंका बना पाई। भारतीय फिल्मों में एक दौर था जब अभिनेता अपनी इमेज से बाहर निकलने में कतराते थे। इस दौर में एक ऐसा कलाकार आया जिसे कमर्शियल सफलता भी मिली, साथ ही साथ उसने कला फिल्मों में भी योगदान दिया। हम बात कर रहे हैं शशि कपूर साहब की। आज उनका जन्मदिन है। आइए नजर डालते हैं शशि कपूर के योगदान पर। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। शशि कपूर के इस रूप को तो सभी ने देखा और सराहा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले वो पहले भारतीय कलाकारों में से एक हैं। दरअसल अभिनय तो उनके खून में था। शुरुआत हुई बाल कलाकार के रूप में। 1 मिनट के लिए रीता से मिल लूं? मास्टर जी, मैं उसके लिए एक भेंट लाया हूं। अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए वो थिएटर में काफी सक्रिय रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई जेनिफर कैंडल से और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस तरह शशि कपूर उन अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने शादी के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा। से न अखियां मिलाना। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। अभिनेत्री नंदा के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट रही। दोनों ने मिलकर 9 फिल्में की, जिसमें जब जब फूल खिले, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे और रूठा ना करो जैसी फिल्में शामिल हैं। हेमा मालिनी के साथ उन्होंने 10 फिल्में की। जब एंग्री यंग मैन का दौर आया, तब भी वो दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्मों से अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। इन सब के बीच वो अंग्रेजी फिल्मों में भी काफी सक्रिय रहे। मर्चेंट आइवरी की फिल्म द हाउसहोल्ड में उन्होंने एक मध्यम वर्गीय युवक की भूमिका अदा की। हीट एंड डस्ट में वो एक राजसी अंदाज में दिखे। इन कस्टडी में उन्होंने एक बुजुर्ग शायर की भूमिका अदा की। 1978 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसके बैनर तले उन्होंने जुनून, विजेता, 36 चौरंगी लेन और उत्सव जैसी सार्थक फिल्मों का निर्माण किया। आज वो फिल्मों से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत फिल्म प्रेमियों के लिए सदा अमूल्य रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। काले धन पर संसद के मौजूदा सत्र में लाया जा सकता है बिल। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट का फैसला, 10 साल की कैद, 300% जुर्माना। भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार की बड़ी मुश्किलें, राजनीतिक दलों के विरोध। मार्च के बाद आज किसान संगठनों का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव को मिल सकती है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। प्रशांत भूषण पर पार्टी ने साधी चुप्पी। देर रात हुई बैठक में दूसरे राज्यों में विस्तार पर चर्चा। स्वाइन फ्लू के वायरस में म्यूटेशन से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का इनकार। राज्यसभा में जेपी नड्डा का बयान। अब तक 1700 से ज्यादा मौतें। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब करो या मरो की बारी। पहले क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच भिड़ंत।